फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों चलिए आज दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे थोड़ा सा वर्ब के बारे में, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और आप समझ पाएँ उसी चीज़ को। एक्शन दो प्रकार का होता है जिसमें कि लिखाए थे डू और बी। तो इन चीज़ों को माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है, केवल समझना है बातों को। एक्शन दो प्रकार का, या तो हम कोई ना कोई काम करते हैं या नहीं तो कोई ना कोई काम होता है। तो जो काम हम करते हैं, जो एक्शन हम करते हैं, उस एक्शन को मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ खेलना मेन वर्ब कहलाएगा। अब चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। उसमें दिस इज़ ए पेन, मतलब यह एक कलम है। कलम किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं कर रहा है। हम अगर लिखना चाहें तब जाके कलम से लेके लिख सकते हैं, लेकिन कलम कोई काम नहीं कर रहा है। यह एक कलम है, यह एक परमानेंट सेंटेंस है जिसमें कि दिस इज़ ए पेन इसका ट्रांसलेशन है, और इज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फ़िलहाल हमने बता दिया कि वर्ब दो टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए अब चलते हैं सेंटेंस की ओर। जैसा कि दोस्तों अगर हमें मटन बनाना है तो मटन बनाने के लिए तो पहले मटेरियल चाहिए। मटन का नाम सुन के तो मुंह में पानी सा भी आ गया। क्या करें, केवल पानी ही आया, चूँकि हम खाते नहीं हैं। चलिए मटन की बात करते हैं। तो मटन बनाने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें ये जानना पड़ेगा उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है। हर एक मटेरियल के बारे में जानेंगे, और जब तक हम नहीं जानेंगे तो वो अच्छा से बन ही नहीं पाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा। पहले क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद क्या डालना है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक ऐसा ही है सेंटेंस के साथ। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये चीज़ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल माइंडसेट के साथ बैठे रहना है और माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखना है सामने और चीज़ों को समझना है। जैसे कि आप सैलून में जाते होंगे और अगर सिर अगर एक बार ऐसे कर दिया ना तो ऐसे ही आधे घंटे तक रह जाएगा। टूट जाए फूट जाए गर्दन, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। तो ठीक ऐसा ही माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट रखिए और समझते हैं सेंटेंस के बारे में। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा, चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। उसके बाद बात करेंगे अदर वर्ड के बारे में। अदर वर्ड के अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें हैं ग्रामर के अंतर्गत। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ सेंटेंस। सेंटेंस को हमने दो पार्ट में बांटा है। जैसे एक है लिखा हुआ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो दोस्तों हर चीज़ हिंदी में जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस माहौल में ढलें। तो चलते हैं और बिना हिंदी किए हुए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पेन कहते हैं तो अचानक से माइंड में आ जाता है कि अच्छा इससे लिखने वाला ही होगा। तो ठीक इसी तरीके से याद रखना है कि प्रीडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। बस हिंदी नहीं करना है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के माहौल में ही ढलना है। और चलिए जानते हैं। तो सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का ज़रूरत होता है। सब्जेक्ट के बाद प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन, इससे भी आगे पढ़ेंगे। पहले अभी जानते हैं सब्जेक्ट होता क्या है, और आगे लिखा हुआ है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और भी ढेर सारी बातें। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि आप सभी को पता होगा नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा बहुत, बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। उस सभी टॉपिक को टच करेंगे जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तब। अभी फ़िलहाल एक नॉर्मल सा साधारण सा बता देते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है।
नाउन हर वो वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसका नामकरण कर सकते हैं, वो नाउन है। इसलिए हमने नाउन के ऊपर लिखा है सीन, SEEN सीन। मतलब हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या नामकरण कर सकते हैं वो क्या है? नाउन है। तो वो हर चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं वो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कहीं ना कहीं मौजूद तो होता है लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। मौजूद होता है लेकिन पता नहीं होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैं, आया कोई पीछे से मार के चला गया, वो जाके कहीं छुप गया, पता ही नहीं चला कौन था। अब हम जाके किसी को बोले कि कोई था जो मार के चला गया, 2 चमेटा दिया, 2 झापट दिया, ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सीरियसली नहीं। तो कोई जो है यहाँ पे, कोई, उसके बारे में हमें पता है लेकिन हम क्या कह रहे हैं? कोई, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाए। तो यहाँ पे कोई जो हो गया है यही प्रोनाउन हो गया। कोई जा रहा है, उसके बारे में पता नहीं है कि आखिर वो जा कौन रहा है, तो बोलेंगे वो लड़का कौन है जो जा रहा है। यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं वो, ये क्या है? प्रोनाउन। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम इशारों में बात करते हैं ना, इशारों में, वो क्या है? प्रोनाउन है। उसे हम देख नहीं सकते हैं, देखते भी हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि है क्या। जैसे यह एक कलम है, एक ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर यह एक मार्कर है, कह तो रहे हैं यह एक मार्कर है। मार्कर को तो हम देख पा रहे हैं लेकिन यह जो लिखे, यह कहाँ गया? मार्कर के बारे में हम बता रहे हैं लेकिन यह कहाँ गया? वही यह जो है इशारा कर रहे हैं, यही इशारा ही प्रोनाउन है। तो आज आप शायद समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या है। चलते हैं। तो सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन ये दोनों ही सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का क्या काम है कि किसी की अच्छाई और बुराई करता है ये। नाउन, अगर जैसे कि हम बोलते हैं टेबल अच्छी है, टेबल अच्छी है, टेबल को तो हम देख सकते हैं, ये क्या हो गया? नाउन। लेकिन इसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि यह अच्छी है। खराब भी हो सकता है, खराब भी उसका क्वालिटी को ही दिखा रहा है। ये क्या है? एडजेक्टिव। और ठीक ऐसा ही है प्रोनाउन के साथ भी। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, वह को हम देख नहीं पा रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि वह जो है ना, वह एक अच्छा लड़का है। वहाँ वह के बारे में बता रहे हैं कि वह काफ़ी अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो हो गया ना, ये हो गया एडवर्ब। अच्छा कहे तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ठीक अच्छा का भी अगर बड़ाई कर दिए कि बहुत अच्छा है तो क्या हो गया? एडवर्ब। ये सब भी बातें आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल जानने का प्रयास कर रहे थे कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताती है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। राम इज ए वेरी गुड बॉय, उसके बाद लिखा हुआ है इज वेरी बॉय राम ए गुड। ये क्या है? इसमें आपको गलत और सही का पता करना है। तो जैसा कि देखने से लग रहा होगा कि ऊपर का सेंटेंस सही है और नीचे का सेंटेंस गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बताया था कि मटन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले मटन डाल दोगे और उसके बाद उतारते टाइम आप प्याज डालोगे, तो क्या वो मटन बन पाया? बिल्कुल नहीं। तो सब चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत वो काम करता है। तो ऐसा ही है इसके साथ भी। जैसा कि बताया, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ही हम कुछ जोड़ेंगे। दुनिया के किसी भी सेंटेंस को ले लें, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम और ये नाउन है। इसके बाद इज जो है एक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, इसके बाद अदर वर्ड जुड़ गया, ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पे जो है वेरी जो दर्शा रहा है, वेरी ये है एडवर्ब, और गुड के बारे में बात करें तो ये गुड जो है उसकी क्वालिटी को दिखा रही है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव।
अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले ही इज लिखा हुआ है, इसके बाद वेरी लिखा हुआ है, इसके बाद बॉय लिखा हुआ है, मतलब कहीं भी इसका कोई सिस्टम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। पहले वर्ब दे दिया, उसके बाद एडवर्ब दे दिया, इसके बाद नाउन दे दिया, इसके बाद फिर से नाउन दे दिया और उसके बाद फिर एक क्वालिटी दिखा दिया, एक गुड। तो इसका कोई तरह का अपना सिस्टम नहीं है। जैसे सबसे पहले मटन बनाने के लिए तेल डालते हैं, उसके बाद मतलब जो भी डालते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसका अलग सिस्टम है, ठीक उसी तरीके से इसका भी एक अपना सिस्टम है। तो सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, वर्ब के बाद ही अदर वर्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले है वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद नाउन, फिर नाउन नाउन, ऐसे करते करते ये गलत है। यहाँ पे अब हम टिक लगा दे रहे हैं, ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रूल। किसी भी सेंटेंस को लिखने का उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड। अभी तक हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लिया है, आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखे हुए हैं, ये क्या होता है आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग होगा। सब्जेक्ट ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्द या फिर शब्दों का समूह, एक शब्द या फिर शब्दों का समूह। अबाउट विच वी टेल समथिंग, अबाउट विच वी टेल समथिंग, जो हमें कुछ भी बताता है, किसी के बारे में बताता है। शब्द या फिर शब्दों का समूह जो हमें किसी के बारे में बताता है, कुछ भी बताता है, कुछ कहता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोहन्स एल्डर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द डोर, मोहन का बड़ा भाई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट देखना है। तो दोस्तों जैसा कि बताए थे क्लाउज के बारे में, सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद वर्ब होता है। तो आज फिर से जान लेते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब हो तो सब्जेक्ट और वर्ब को हटा लें तो वो क्या कहलाएगा? क्लाउज। अब बात करते हैं कि हम कब तक मानेंगे कि ये सब्जेक्ट है, कहाँ तक मानेंगे। तो किसी सेंटेंस में जब तक कि हमें वर्ब ना मिल जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, जब तक कि कोई ना कोई वर्ब ना मिल जाए तब तक का वो सारा पार्ट क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। जैसे कि केवल यहाँ पे हम मोहन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, मोहन तो नाउन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? मोहन्स एल्डर ब्रदर, मतलब मोहन का बड़ा भाई। इसके बाद यहाँ पे क्या है? इज, ये वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब। वर्ब मिल गया, इसका मतलब है वर्ब से जस्ट के पहले का पार्ट पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और अगर इसको शामिल कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब, तो ये पूरा हो गया क्लाउज। और अगर यहाँ से मोहन्स एल्डर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ तक की बात करें तो ये पूरा का पूरा हो गया सेंटेंस। ठीक ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो द लेग ऑफ द चेयर, इसके बाद आ गया इज, एक्सिलरी वर्ब। क्या है? एक्सिलरी वर्ब। इसके बाद इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इससे पहले का जो पार्ट है, वर्ब से पहले का टोटल पार्ट, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। द लेग ऑफ द चेयर, ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद इज हो गया आपका एक्सिलरी वर्ब। इसको अगर शामिल कर दें तो इस सेंटेंस में ये क्लाउज हो जाएगा, द लेग ऑफ द चेयर इज। और यहाँ तक की बात करें तो ये पूरा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी कुछ समझे होंगे। हम तो काफ़ी एक्साइटेड थे पढ़ाने के लिए, लेकिन कल काफ़ी नर्वस भी थे, बहुत नर्वस थे, लेकिन आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए हम निकलते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और आप जाते जाते स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। Yeah.